नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा धारा 319। तो ये क्या होता है धारा 319 और ये धारा 319 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो धारा 319 है यह एक विशेषाधिकार है और इसका प्रयोग बहुत ही विवेक के साथ किया जाना चाहिए। किसी भी केस में, किसी भी मामले में आप धारा 319 का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अच्छा, क्यों हुआ ऐसा और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, इस पर चलिए चर्चा कर लेते हैं। बात यह थी कि एक शिकायतकर्ता थे, मान लीजिए शिकायतकर्ता वो आप है, ठीक है, और आपके घर में जाकर के मैंने चोरी करी है और आपके जो बेटे हैं उनके साथ मारपीट करी है, आपके घर का जो सामान है उसको मैंने हानि पहुंचाई है, ठीक है। तो आपने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जा करके और उस एफआईआर में सिर्फ मेरा नाम लिखवाया, जिसका, क्योंकि जिसको आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा, यानी कि मुझे देखा अपने घर में, ठीक है। इसके पश्चात कुछ दिनों बाद आपको यह लगता है कि नहीं, इनके साथ 2-3 लोग और पीछे इन्वॉल्व थे जिनका इसमें हाथ था और इन तीनों लोगों ने मिल करके, क्योंकि उन 2 लोगों ने प्लानिंग करी, ठीक है, और प्लानिंग करके मुझे भेजा, तो उनका भी हाथ है। और अब आप बाद में जाते हो और वापस से एफआईआर में उन 2-3 लोगों का नाम और ऐड कर देते हो जाकर के। अब ये जो नाम ऐड किया जाएगा वो किस धारा के तहत किया जाएगा? वो किया जाएगा धारा 319 के तहत। और 319 के तहत ये जो धारा लगाई जाएगी और ये जो 2 या 3 नाम ऐड किए जाएंगे, ये क्या है? एक तरीके का विशेषाधिकार है जो दिया गया है किस पर? जो आपकी शिकायत दर्ज कर रहा है उस पर, ठीक है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी शिकायत करता है और जो उस समय शिकायत लिख रहा है, यानी कि जो पुलिस वाला है या जो भी उस टाइम लिख रहा होगा, तो उसको इस 319 जो धारा है इसका बहुत सोच समझ के प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक क्या है? विशेषाधिकार है। तो चलिए इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम और पूरा मामला क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, while allowing an application under section 319 of the CRPC, ठीक है, the test to be applied is more than the just prime facie case, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बात कर लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयमित तरीके से किया जाना चाहिए। जो आपके विवेक पर आधारित है, ये विवेकाधीन शक्तियां जो हैं और ये एक तरीके की विशेष शक्तियां हैं, इनका प्रयोग आपको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। यदि कोई शिकायतकर्ता आकर के कह भी रहा है कि मेरे साथ जिसका मैंने नाम लिखवाया है, यानी कि आपने किसका नाम लिखवाया था? मेरा, उस एफआईआर में, ठीक है, और उसके बाद एफआईआर में आपने मेरे साथ जुड़े और 2 लोगों का नाम लिखवा दिया, तो उस समय जब सामने वाला शिकायतकर्ता ये कह रहा है कि नहीं मेरे साथ कोई और भी शामिल है, यानी कि आप ये कह रहे हो कि मेरे साथ कोई और भी शामिल है, तब वहां पर देखना है आपको अपने विवेक से, क्या इसके पास कोई ठोस सबूत है उन 2 व्यक्तियों के लिए जिसके लिए कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करवाओ। अगर नहीं है, उस स्थिति में आप एफआईआर में उनका नाम नहीं लिखोगे, ठीक है। यही मामला था और इसी को लेकर के इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर मामला दर्ज करवाया था। अब जब बात ये होती है, शिकायतकर्ता कहता है कि भाई ये मेरे घर आए थे, इन्होंने मेरे बेटे को मारा है, उसके बाद एफआईआर में नाम दर्ज हुआ उनका, और उसके बाद उन्होंने अगेन कहा कि 2 लोग इसमें और शामिल हैं। तो जब उन 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, तो वो 2 आरोपी जो थे वो गए कोर्ट, उन्होंने केस किया और उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती उसको इन केस में घसीटा जा रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और वो जो 2 लोग थे उनको उस केस से बरी कर दिया, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि किन किन परिस्थितियों में हम धारा 319 का प्रयोग कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में हम धारा 319 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक विवेकशील निर्णय है, ठीक है, एक विशेष अधिकार है आपके पास, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 2 से रिलेटेड है और साथ ही साथ यदि आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं देन भी आपके लिए यह पता होना चाहिए कि अगर डेली केस में आपके साथ ऐसा कोई कर देता है या आपके खिलाफ कोई एफआईआर कर सकता है तो आप कैसे उससे बाहर आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, शिकायतकर्ता ने बाद में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता के नाम को आरोपी व्यक्ति के साथ इस मामले में क्या किया, शामिल करने की मांग की। कि अपीलकर्ता ने बोला कि आरोपी ये 2 लोग भी हैं और इनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। अपीलकर्ता ने अपने नाम को शामिल करने का
विरोध किया, उसने बोला कि मेरा नाम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और तर्क दिया कि प्रस्तुत साक्ष्य स्थापित कानूनी सिद्धांतों द्वारा आवश्यक सीमा को पूरा नहीं करते हैं। और उन्होंने बोला कि ये जो साक्ष्य इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, यानी आपके द्वारा जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं कि मेरे साथ और भी 2 लोग शामिल थे, वो पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये तो आपको मामला समझ में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है? धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है। ये एक आपके विवेक पर निर्भर करती है, विशेष प्रकार की शक्ति है और असाधारण शक्ति है। ठीक है, इसका प्रयोग संयमित तरीके से करना होगा। जो भी कर रहा है, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे वो अदर पर्सन हो, यदि इसके खिलाफ कंप्लेन लिख रहा है तो उसको बहुत संयमित रूप से करना चाहिए, यानी कि आपके पास पहले उसके खिलाफ पूर्णतया साक्ष्य हो, तभी आप धारा 319 का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और सबूत होने पर भी ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को आरोप से बरी कर दिया इसके पश्चात, जैसे मैंने आपको बताया। आगे देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 319 आखिर कहती क्या है? यह कहती है कि धारा 319 न्यायालय को किसी अपराध के लिए आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित लोगों के अलावा, ठीक है, जो है आरोपी उनका तो नाम है ही, उसके अलावा दोषी प्रतीत होने, जो दिख रहे हैं संभावित दोषी हैं, ठीक है, वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की सख्ती से संबंधित है। जिन पर आपको शक है, शक के दायरे में यदि वह आ रहे हैं तो आप उन पर भी कार्यवाही कर सकते हो। ये आपको जो पावर है वो कौन देता है? सीआरपीसी की धारा 319 पावर देता है ये। ठीक है, कि जो दोषी है उसके खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है और आपको लग रहा है कि इनके साथ कोई और भी शामिल है, तो आप उनके खिलाफ भी कार्यवाही कर सकते हो। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे धारा 319 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहे हैं। न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं या अभियोजन या बचाव पक्ष के आवेदन के आधार पर कर सकती है। न्यायालय कब इसका प्रयोग करेगा? या तो स्वयं वह व्यक्ति जिसको इसमें शामिल किया गया है वो कहे कि आप धारा 319 का प्रयोग करिए या इस शक्ति का प्रयोग करिए, ठीक है, या फिर जो अभियोजक है वो कहे, या बचाव पक्ष जो है यानी कि जिसके खिलाफ हुआ है, जैसे मैंने बताया कि या स्वयं वो कहे कि आप इसका प्रयोग करिए, दंड किया जा सकता है। ठीक है, धारा 319 न्यायालय को मामले में पहले से ही आरोपी के रूप में नामित लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों को बुलाने और मुकदमा चलाने का अधिकार देती है। ये क्या है कि अन्य व्यक्तियों को बुला भी सकती है और उन पर मुकदमा भी चला सकती है। दिस इज द पावर ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 319। ठीक है, जब किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान यह लगे कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, यानी कि जो अपराधी नहीं है, जब केस चल रहा है ट्रायल बेसिस पर, ठीक है, और उस ट्रायल बेसिस पर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस टाइम लग रहा है कि अभियुक्त नहीं है, लेकिन कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा कोई बैक से या फिर जाने अनजाने उसने ऐसा कोई कार्य कर दिया है जिससे उसका लिंक बन रहा है जो आरोपी है, तब न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, तब यह कार्रवाई की जाएगी कि उसका कहीं ना कहीं से लिंक निकल आए, या फिर उसके खिलाफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें शक हो रहा है कि ये ऐसा नहीं कर सकता है, इसने जरूर इसकी हेल्प करी होगी, देन हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, जब प्रोसेस चल रहा था तब हमें समझ में नहीं आया, जब कार्रवाई चल रही थी तब वो अभियुक्ति नहीं है, तब वो आरोपी नहीं है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ी और हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले जहां पर शक की घड़ी उस व्यक्ति पर जा रही है, तब कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें न्यायालय के पास अतिरिक्त आरोपी व्यक्तियों को मुकदमे के लिए बुलाने की उचित ठहराने के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को न्यायालय में बुला रहे हो, उस दौरान आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इसका यूज कर सकते हो। किसी भी अतिरिक्त आरोपी को बुलाने से पहले न्यायालय को उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए, और आप जिसको बुला रहे हो उससे पहले उनके पास पावर है, उनको ये दिया गया है पावर कि उससे पहले उन्हें अधिकार है कि उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, अतिरिक्त आरोपियों पर मूल आरोपियों के साथ ही मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमा चलेगा, या फिर उनको 2 प्रकार की सजा दी जाएगी, या फिर उनको अलग अलग सजा दी जाएगी। यदि वो उस केस में इन्वॉल्व है, जिस तरह से इन्वॉल्व है उस तरह से सेक्शंस
जो धाराएं हैं वो उन पे लगाई जाएंगी, एक साथ लगाई जाएंगी और वैसे ही उन्हें क्या किया जाएगा, ये प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो सजा है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा जो अभी आप देखोगे जो जुडिशरी सिस्टम है, या फिर आप देखो कि जो हमारी अदालत है या फिर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो धाराएं हैं उसमें जो लिखा है उसी अकॉर्डिंग वही वर्क होता है। ठीक है, यानी कि वो जो लिख गया है अगर उस दायरे में वो व्यक्ति आ रहा है तो उस पर वो केस चलाया ही चलाया जाएगा, इससे अन्य अदर कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, आपने जैसे निर्भया केस देखा, निर्भया केस में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो ब्रूटल कार्य किया गया था उस नाबालिग लड़के ने किया था, और नाबालिग होने में कितना ही कुछ बहुत थोड़ा टाइम बचा था, शायद 1 या 2 महीने, जितना मुझे अभी याद आ रहा है, बस इतना ही टाइम बचा था। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मेंशन था कि ये नाबालिग है और सबसे ब्रूटल कार्य भी उस नाबालिग ने किया था, लेकिन क्योंकि उसमें मेंशन था कि ये नाबालिग है और उसके खिलाफ ये एक्ट लगेंगे और कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, तो एज इट इज़ वही कार्य किया गया। ठीक है, तो वो जो एक दायरा है उसमें बंद करके ही सारे कार्य होते हैं, जो बना हुआ है इस पर ही कार्य किया जाएगा। तो ये आपके सामने एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि कैसे अगर इस सेक्शन में मेंशन किया गया है और ये प्रूफ हो रहा है तो वही चीज होगी। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि न्यायालय को यह आवश्यक लगे तब ही अलग से सुनवाई होगी। यदि न्यायालय को लग रहा है कि कुछ अलग से सुनवाई होनी चाहिए या फिर इसने कोई ऐसा कार्य किया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वहां पर इसके खिलाफ अलग कार्रवाई होगी एंड देन वहां पर जो और धाराएं लग रही होंगी वो उस पर लगाई जाएंगी। ठीक है, मूल अभियुक्ति को उपलब्ध अधिकार और सुरक्षा उपाय अतिरिक्त अभियुक्ति पर भी लागू होंगे। और जैसे मैंने बताया कि सेम प्रोसीजर चलेगा, ऐसा नहीं है जो मूल अभियुक्ति है उसके लिए कुछ अलग होगा और जिस पर शक है उसके लिए अलग होगा, या फिर उसने जो सहयोग किया उसके लिए अलग, दोनों पर सेम प्रोसीजर लागू होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं उसमें लास्ट में क्वेश्चन में। आई होप आपको ये केस जरूर समझ में आया होगा और धारा 319 का प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपका अनुभव क्या रहा है और आंसर जरूर दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान न्यायालय को किसी मामले में पहले से ही आरोपी के रूप में नामित लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार देता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 319, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319, भारतीय दंड संहिता की धारा 329 या फिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329। तो कमेंट में आंसर मुझे अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लास्ट में आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो आप सभी महिलाओं को, सभी वंडरफुल महिलाओं को, सभी ब्यूटीफुल महिलाओं को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे।